लेबनान में दहशत, कहीं भी कभी भी धमाका। पेजर के बाद वॉकी टॉकी, मोसाद को जीत की ट्रॉफी। नसरल्ला के गढ़ में 3 ग्राम विस्फोटक से कोहराम। पॉकेट बम का मुद्दा ज्वलंत, बिना युद्ध के हिजबुल्लाह का अंत। तो लेबनान में हर तरफ डर है, क्योंकि पहले पेजर फटा और अब वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए। 4 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन गुप्त हमलों को महायुद्ध के 5 चरण का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी की जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। अब 5 चरण के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि 2 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी, अब तीसरे चरण की तैयारी। हिजबुल्लाह का पलटवार शुरू हो चुका है। इजरायल सीमा पर हिजबुल्लाह गोले दागने शुरू कर चुकी है। और इस संग्राम का चौथा चरण है ईरान का हस्तक्षेप। जहां पहले से नाराज ईरान पेजर अटैक से गुस्से में तो है ही, इजरायल को अब सबक सिखाना चाहता है। ईरान पर दबाव है कि वो कभी भी इजरायल पर हमला कर सकता है। ऐसा हुआ तो अमेरिका इजरायल को खुली छूट दे सकता है और मध्य पूर्व में ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जो बहुत जल्द महायुद्ध में तब्दील हो जाए। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नई तरह की जंग को लेकर बड़ी खबर जानिए, क्योंकि ऐसी जंग जिसके बारे में आपने सुना या सोचा भी नहीं होगा। एक साथ कई जगह पर ब्लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन चुके हैं और हाथ में, जेब में, घर में, कार में, हर जगह ब्लास्ट को लेकर खबर आई है। लेबनान में लगातार 2 दिन से सीरियल ब्लास्ट, पहले पेजर में ब्लास्ट, फिर मोबाइल रेडियो सेट, वॉकी टॉकी, कार और बाइक की बैटरी, हर जगह विस्फोट की खबर आई। धमाकों में अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है और खबर तो यह भी है कि 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल लेबनान पेजर अटैक में सनसनीखेज खुलासा, क्योंकि हंगरी की पेजर कंपनी को इजरायल ने बनाया था और हंगरी की कंपनी ने लेबनान में पेजर सप्लाई किए। आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हंगरी की कंपनी को लेकर जो खुलासा किया है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने, क्योंकि इन खुलासों के साथ इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर गवाह है कि किस तरीके से अब लेबनान में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके के बाद दहशत है। पेजर अब सप्लाई करने वाली कंपनी को लेकर खुलासा, क्योंकि खबर फिलहाल ये आई है कि हंगरी की पेजर कंपनी को इजरायल ने बनाया था। हंगरी की कंपनी ने लेबनान में पेजर को सप्लाई किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हंगरी की कंपनी को लेकर जो खुलासा किया है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इजरायल ने ये शेल कंपनी के जरिए विस्फोटक वॉकी टॉकी पेजर बनाए हैं और हंगरी की ही VSE कंसल्टिंग कंपनी के पास वॉकी टॉकी और पेजर बनाने का ठेका है। हालांकि ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के जरिए हंगरी की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और न्यूयॉर्क टाइम्स तो दावा यह भी कर रहा है कि गोल्ड अपोलो इजरायली फ्रंट की कंपनी है। वॉकी टॉकी पेजर बनाने वाले लोगों की पहचान छिपाने के लिए 2 कंपनियां बनाई गई, यानी बहुत सीक्रेसी के साथ इसको लेकर पूरी प्लानिंग हुई है। वॉकी टॉकी पेजर को 2022 से लेबनान भेजा जाना शुरू किया गया। नसरल्ला के मोबाइल की निंदा करने के बाद पेजर का उत्पादन बढ़ा दिया गया था। हालांकि इन रिपोर्ट्स के आधार पर किए जा रहे दावों के तहत मेरे सहयोगी सुमित चौधरी से करूंगी सवाल, क्या क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले को लेकर आ रही है सामने। साथ ही आपको बता दूं, साइबर एक्सपर्ट ध्रुव पंडित भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब युद्ध के इस हालात के बीच में इन विस्फोट को अंजाम दिया जा रहा है। युद्ध के हालात इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों फ्रंट पर, जहां हिजबुल्लाह के गढ़ में सुमित आप रहे थे, आपने देखा इजरायल अभी तक किस तरीके से उसे टारगेट कर रहा था, लेकिन अब कल तक खबर थी सिर्फ पेजर के जरिए धमाकों को दिया गया अंजाम। शाम तक खबर यह सामने आई कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, किसी ना किसी तरीके से जगह जगह विस्फोट की तस्वीरें इस बात का गवाह है कि सभी उपकरणों में ब्लास्ट हुए हैं। कैसे, बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। सुमित,
देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि ये सारे के सारे इक्विपमेंट ज़्यादातर वो थे जो अभी हाल ही में लेबनान लाए गए थे, और ये सारे के सारे इक्विपमेंट वो है जो हिजबुल्लाह ने इंपोर्ट किया। लेबनान में अपने लिए इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि उनको ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। हिजबुल्लाह ने सोचा कि शायद जिस तरीके से इजराइल उन पर अटैक कर रहा है, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर, उनके कम्युनिकेशन टावर पर, तो पेजर्स और दूसरे ये वॉकी टॉकीज एक सबसे बड़ा सेफ चीज़ हो सकती है कम रेडियस में, कम इलाकों के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने ये पेजर्स और चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू की। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज उनके लिए था, जिस चीज़ पर वो सबसे ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सिक्योर मान रहे थे, उसी को लगातार आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया था। उसको लगातार इजराइल ने ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किया कि जब चाहे उसका इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर कर सकता है इजराइल। और यही अभी हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग है। अभी हिजबुल्लाह की तरफ से उनके कमांडर्स को, उनके फ्रंट वॉरियर्स को, उनके लड़ाकों को यह कह दिया गया है कि कोई भी शख्स इस समय ना तो मोबाइल फोन ना पेजर का इस्तेमाल करेगा, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन लैंडलाइन से होगा या फिर मोटरसाइकिल कोरियर से होगा, जहां एक आदमी दूसरे आदमी तक मैसेज पहुंचाता है और फिर वही मैसेज दूसरे आदमी। लेकिन अब जो दावे रिपोर्ट्स के आधार पर किए जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी? इसको लेकर करूं सवाल, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हकीकत यही है कि सीरियल ब्लास्ट से दहला लेबनान और पेजर के साथ वायरलेस सेट में विस्फोट को लेकर खबरें आई हैं। रेडियो सेट, मोबाइल फोन में धमाके, कार बाइक की बैटरी में ब्लास्ट के बाद लगी आग की ये तस्वीर देखिए। अब जिस सीक्रेसी के साथ ये पूरी तैयारी हुई है और जिस सीक्रेसी के साथ हम कहें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन विस्फोट को अंजाम दिया गया है, यहां जानकारी आपके सामने यूनिट A2OO की, क्योंकि इन्होंने दबाया बटन, लेबनान में पॉकेट में बॉम्ब फटे। 5 महीने पहले वॉकी टॉकी खरीदे गए। पेजर वाले रूट से ही लेबनान पहुंचे वॉकी टॉकी को लेकर भी खबर है। पेजर के साथ वॉकी टॉकी में विस्फोटक रखने का शक जताया जा रहा है और मोसाद की ये यूनिट A2OO ने हमलों को दिया है अंजाम। हालांकि इस बारे में जिस तरीके से रॉयटर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है, आपको बता दें मोसाद ने सप्लाई चेन इंटरफेरेंस अटैक का इस्तेमाल किया है। ट्रिगर मैसेज कॉल के जरिए ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि बैरूत के हिजबुल्लाह बेस पर भी धमाका हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट से करूं सवाल, क्योंकि यहां हिजबुल्लाह के रेडियो सेट्स में हो रहे धमाकों को लेकर खबर आई है। लैपटॉप, वॉकी टॉकी, कार, रेडियो में धमाके, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों में धमाकों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, कुछ अलग थ्योरीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद साइबर एक्सपर्ट से इसके बारे में करूंगी सवाल, क्योंकि यहां अब आपके सामने अलग अलग थ्योरी के तहत सबसे पहले जानिए कैसे पेजर की तरह वॉकी टॉकी में भी विस्फोटक हुए और यहां पर मैसेज के जरिए धमाके को लेकर खबर आई। दूसरी थ्योरी यह कि वॉकी टॉकी में रिमोट के जरिए शॉर्ट सर्किट करवाया गया। हालांकि तीसरी थ्योरी यह कि वॉकी टॉकी की लिथियम और आयन बैटरी को ही सीक्रेट चिप के जरिए ओवरहीट किया गया। चौथी थ्योरी यह भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से ही उपकरण में खराबी और फिर विस्फोट को अंजाम दिया गया है। ध्रुव पंडित हमारे साथ हैं, उनसे करूं इस बारे में सवाल। उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक की इंफॉर्मेशन क्या सामने आ रही है सुमित, क्या खुलासे हो रहे हैं? क्योंकि सवाल यही कि आखिर किस तरीके से लेबनान में हमलों की इस दूसरी लहर के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ब्लास्ट करने के लिए, यह संभव हो कैसे पा रहा है? सुरभि, मुझे एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि 1 महीने पहले जब मैं हिजबुल्लाह के कमांडर से मिल रहा था, उन इलाकों में जा रहा था, तो मैंने इन पेजेस को, जिसका नंबर है AR924, इन पेजेस को देखा और मैंने उनसे पूछा कि ये तो ऑफसेट यानी बहुत पुरानी चीज़ें हैं, 10 से 15 साल पुरानी, आखिरकार इसका हिजबुल्लाह इस्तेमाल क्यों करता है? तो उन्होंने मुझे इसकी खूबियाँ गिनाई। उन्होंने बताया कि देखिए, इसको ट्रैप कर पाना, इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ये एक बार चार्ज करने के बाद 90 दिन तक हमारे लिए काम कर लेता, 3 महीने तक। तो ऐसे में अगर इजराइल हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर अटैक भी करता तो हमारा कम्युनिकेशन कहीं से टूटेगा नहीं, और ये सिक्योर है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें इजराइल ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि अब वो भी हैरान है। अब दरअसल मैंने उनसे पूछा कि ऐसा हो कैसे पाया। उन्होंने बताया कि देखिए, इन सभी के अंदर एक रिसीवर्स लगे होते हैं जो एक पेजर से दूसरे पेजर्स को, इसकी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, और इसके अंदर हम लगातार अपनी लोकल लैंग्वेज यानी अरबिक में या फिर हिब्रू, किसी भी लैंग्वेज के अंदर टाइप करके अपने मैसेज उनको भेज देते थे। लेकिन अब उस रिसीवर को एक तरीके से ट्रिगर बनाया गया और उस ट्रिगर ने लिथियम बैटरी या दूसरी बैटरीज में एक एक्सप्लोजन किया, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो पाया। तो निश्चित तौर पर ये हिजबुल्लाह के लिए या फिर किसी के लिए भी, खासतौर पर सीरिया में मौजूद उनके लड़ाकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उनके टेक्नीशियंस के लिए बड़ा सरप्राइज था कि आखिरकार ये कैसे किए पाए। लेकिन ये शायद मोसाद इसी के लिए जाना जाता है कि उसने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, सोचने से पहले 6 महीने पहले इसकी तैयारियां की और उन कंपनीज के अंदर जाकर उन कंपनीज के साथ सहयोग कर ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। साइबर वॉरफेयर के इस तरीके के बारे में ध्रुव आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां ये साफ हो गया कि कितनी सीक्रेसी के साथ ये प्लान हुआ और जिस तरीके से अंजाम दिया गया, यानी वो वाकिफ थे कि हिजबुल्लाह किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से ऑपरेट करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर प्लानिंग कर रहा है, इसलिए सीधा उसी पर वार।
जी जी। आपको ये जो पूरा अभी हादसा दिख रहा है, ये हादसा में साइबर अटैक का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हम लोग एक थोड़ी हिस्ट्री इसकी सिर्फ देखेंगे, जैसे सब बता रहे हैं कि बहुत रिसर्च एंड R&D करी गई थी। तो ये जो रिसर्च है ये बहुत सिंपल है। फरवरी में हिजबुल्लाह के लीडर ने एक ऑर्डर किया कि आप लोगों को मेंबर्स को कोई भी मोबाइल फोन्स यूज नहीं करने, सिक्योरिटी कंसर्न से। और उसके बाद दो पूरे ग्रुप ने एक AR924 के जो पेजेस थे वो एक ताइवानीज कंपनी है गोल्ड अपोलो करके, उस कंपनी से ऑर्डर किए। और वो पेजेस ये जगहों पे डिलीवर करने के लिए एक US की एक हंगरीन की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो थी BSC कंसल्टिंग। BSC कंसल्टिंग ने ये एक लाइसेंस डील के थ्रू ये पेजेस को वहां पे डिलीवर किए। जब डिलीवर हुए उसके बीच का जो समय था ना, वो समय में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यहाँ पे कोई डिवाइस में एक्सप्लोसिव्स इम्प्लांट कर दिए गए और उसको फिर रिमोटली एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने की यूजेज से साइबर अटैक के थ्रू हमला करके वो उसको रिमोटली ट्रिगर किया गया। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो इस तरह से होए जा रहे हैं। लेकिन ये एक थ्योरी है, लेकिन इसमें पिछले 24 घंटे में जो खबरें आई हैं ध्रुव, हकीकत तो ये है, चलिए पेजर के लिए आपने बताया कि उस रूट के दौरान आपने कर दिया, ये संभव हो पाया, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे संभव हो पा रहा है? गाड़ियों में आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मोबाइल फोन्स में धमाके, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में जितने इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई। आपको मैं एक पुराना हादसा बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है जो आपको बताएगा कि गाड़ी में ये कैसे हैकिंग की तरह हैकिंग करने से फिजिकल टेम्परिंग होके बम्स एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट होते हैं। रिसेंटली एक इमाद मुगिनी एसोसिएशन हुआ था जिसके अंदर क्या हुआ था, प्राइमरी ट्रेडिशनल जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं ना उसके अंदर उनका एक हाई लेवल इंटेलिजेंस बिठाया गया, टेक्निकल एक्सप्लॉइटेशन किया गया जिसके अंदर कार बॉम्ब को ट्रिगर किया था हैकिंग डिवाइस से। वो हैकिंग डिवाइस आपका मोबाइल नेटवर्क एक्सप्लॉइटिंग वहां की जो नेटवर्क्स होते हैं उसको जैम करके उसको रिमोटली कंट्रोल करके और ट्रिगर करके IEDs जैसे इम्प्रोव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को रिमोटली यूज करके वहां पे उसको ब्लास्ट करने में आया था। सो बेसिकली कस्टम हार्डवेयर और होता है, रिमोट हैकिंग होती है, साथ ही साथ में आपके जो GPS रहते हैं और उसके अलावा जो रेडियो सिग्नल्स रहते हैं इसको भी, इनके सेशंस को भी हाईजैक करके और इनके वहां पे एक SMS या एक कोड भेजने से जो एक्सप्लोसिव्स आपने जो सेंसर में फिट किया है वो वहां पे एक्टिव हो जाता है। खतरा लेकिन इस लिहाज से कितना ज्यादा बढ़ चुका है सुमित, इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले इजरायली PM नेतन्याहू पर ये बड़ी खबर, क्योंकि अब ईरान ने नेतन्याहू की हत्या की साजिश रची है और इजरायल के एक संदिग्ध को यह जिम्मा सौंपा गया है। नेतन्याहू की गतिविधियों की बाकायदा रेकी की गई है। तो अब जिस तरीके से नेतन्याहू को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है और ये साजिश रची जा रही है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान ने नेतन्याहू की हत्या की जो साजिश रची है उसको लेकर खबर यह है कि इजरायल के एक संदिग्ध को इसका जिम्मा सौंपा गया है। और जिस तरीके से नेतन्याहू की गतिविधियों की रेकी की गई है उसको लेकर भी फिलहाल खबर सामने आ रही है, क्योंकि खबर है नेतन्याहू की हत्या की उस साजिश को लेकर और ये इजरायली व्यक्ति पर नेतन्याहू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। हालांकि हत्या की साजिश को लेकर हुए खुलासे के बारे में जानिए, क्योंकि यहां खबर है कि ईरानी ऑफिसर्स ने इजरायली मूल के शख्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ईरान की तरफ से की जा रही साजिश को लेकर खबर आई है। खबर यह भी है कि संदिग्ध ने मई और अगस्त में 2 बार ईरान का दौरा भी किया है और ईरान के बड़े अधिकारियों से मुलाकात को लेकर भी इनपुट है। हालांकि शुरुआत में 5000 यूरो का भुगतान किया गया। सुमित, इसके बारे में फिलहाल क्या खबर? जाहिर सी बात है नेतन्याहू टारगेट पर तो अब होंगे ही, लेकिन जिस तरीके से ईरान इसको लेकर साजिश रच रहा है, खबर क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि नेतन्याहू को पहली बार इस तरीके का थ्रेट, आपको याद होगा कि 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले करीब नेतन्याहू के घर के बाहर से ग्रेनेड या फिर एक्सप्लोजिव मिला था। तब कहा गया था कि भीड़ में किसी शख्स ने उनके घर के पास प्लांट किया था। अभी ये कहना ज़रूर है कि खास तौर पर ये पूरी निश्चित तौर पर टारगेट में होंगे, ईरान के भी, इजराइल के भी, ईरान के भी, खासतौर पर हिजबुल्लाह के भी। लेकिन अभी क्या है, सबसे ज़्यादा मैकेनिज्म इन्हीं की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। और आपने जब अभी पीछे पूछा था कि इस समय खासतौर पर लेबनान में क्या हालात हैं, लेबनान में इस समय
ये दहशत है कि कोई भी शख्स अपने पास अपना मोबाइल फोन नहीं रख रहा है, वो फोन पे बात करने को तैयार नहीं हो रहा है, वो लगातार या तो आपसे ईमेल मांग रहा है बातचीत करने के लिए, या फिर वो ये कहता है कि कोई ऐसी जरिए बात हो कि आप किसी तक मैसेज पहुंचा दिए, वो मुझ तक मैसेज पहुंचा देगा। तो ये आप देखिए कि दहशत हो चुकी है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट इस समय सिक्योर नहीं है लेबनान के अंदर, और लोगों में भी ये दहशत आम लोगों में भी आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ज्यादा दूर रहे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब इजराइल लेबनान में भीषण जंग की आशंका को लेकर भी खबर आ रही है। सुमित बता रहे थे इस वक्त इस फ्रंट पर क्या हालात है, लेकिन अब लेबनान में धमाकों के बाद इजराइल की तैयारी को लेकर खबर आई है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक भेजे हैं, ये देखिए तस्वीर, उत्तरी बॉर्डर से लेबनान की घेरेबंदी की क्या ये सुमित तैयारी है, इसके बारे में करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आई है सामने जहां लेबनान में धमाकों के बाद इजराइल की ये मूवमेंट, और इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक्स भेज दिए हैं। इस बीच पूरे मिडिल ईस्ट में जंग भड़कने की आशंका है, और हिजबुल्लाह ने इजराइल को जो बड़ी धमकी दी, आपको बता दें हमले का बदला लेकर रहेंगे, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। आखिर क्या वजह है कि मिडिल ईस्ट जंग के दायरे में आ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत को लेकर खबर समझिए, जहां लेबनान में सीरियल डिवाइस अटैक से जबरदस्त तनाव है, और हिजबुल्लाह ने अब इजराइल को भी बहुत बड़ी धमकी दे दी है। तय वक्त पर इजराइल से हिसाब बराबर करने की बात कह दी है। युद्ध में हिजबुल्लाह के फुल सपोर्ट में ईरान भी है, और ईरान हिजबुल्लाह मिलकर क्या अब दे सकते हैं हमले को अंजाम, क्योंकि जिस तरीके से कई देशों में जंग भड़केगी उस लिहाज से भी खबर को समझिए, जहां हमास इजराइल में जंग जारी है, हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह करता है इजराइल पर हमला, क्योंकि हमास के समर्थक में ही हुती भी है, और हुती विद्रोहियों ने भी कई बार हमलों को अंजाम दिया है। सीरिया भी हमास के समर्थन में है। अब खास बात इसमें यही है कि इजराइल के विरोधी गुटों का जिस तरीके से ये कंट्रोल ईरान के पास है, आने वाले वक्त में किस तरीके से इजराइल का किया जाएगा घेराव और दिया जा सकता है हमलों को अंजाम। इस बीच डिवाइस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत को लेकर भी खबर आई है। आपको बता दें 2 दिन में हिजबुल्लाह के 12 सदस्यों की मौत हुई है, और हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों के घायल होने की भी खबर है। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की भारी भीड़ थी, और उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ। अब क्योंकि इन सबको ईरान का समर्थन है, ईरान अब क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ सीधे जंग में कूदेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमास को पहले से ज्यादा सपोर्ट करेगा, हिजबुल्लाह से इजराइल पर ज्यादा हमले कराएगा, और हमले के लिए हुती विद्रोहियों को भी और ज्यादा क्या उकसाया जाएगा। हालांकि दूसरों देशों और संगठनों को अपने पाले में लाने की भी उसकी क्या कोशिश हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल को नए फ्रंट पर फंसाने की कोशिश के भी मिल रहे हैं संकेत। ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का, और सुमित लगातार आगे भी वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबरों पर आपसे लेते रहेंगे अपडेट। शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, सलमान खान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सलमान खान की गाड़ी का पीछा एक युवक कर रहा था, और बाइक से सलमान की गाड़ी का पीछा किया गया। सलमान के सुरक्षा कर्मियों को युवक पर शक हुआ, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। तो सलमान खान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि सलमान की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से अभी तक खबरें सामने आई हैं, फिलहाल इस वक्त की आज की बड़ी खबर यह है कि सलमान खान की गाड़ी का एक युवक पीछा कर रहा था, और बाइक से वो सलमान की गाड़ी का पीछा कर रहा था, और सलमान के सुरक्षा कर्मियों को जब उस युवक पर शक हुआ तो गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जब वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, क्योंकि सलमान अपने घर जा रहे थे, और उसी दौरान उनको ट्रैक किया गया, उनका पीछा किया गया, सुरक्षा कर्मियों को युवक पर शक हुआ तो पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या क्या जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं, क्योंकि कौन रख रहा था सलमान पर नजर, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। खबर फिलहाल अभी तक यह आई है कि बाइक सवार युवक सलमान की कार के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गया था। खबर यह भी है कि बाइक चलाने का तरीका भी बहुत खतरनाक नजर आ रहा था, इसीलिए उसके ऊपर शक भी हुआ। सलमान के सुरक्षा कर्मियों ने उसे बार बार दूर हटने को भी कहा, मना करने के बावजूद वो सलमान की कार के बिल्कुल करीब पहुंच गया, और गैलेक्सी अपार्टमेंट जब सलमान पहुंच ही रहे थे तो बिल्कुल उनके पास सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया, और पुलिस कर्मियों को जान खतरे में डालने के आरोप में इस शख्स को पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली, और पूरे मामले की जांच जिस तरीके से की जा रही है उसमें पता लग पाया है कि गिरफ्तार शख्स का नाम उजैर फैज मोइनुद्दीन है, और मुंबई के बांद्रा का ये रहने वाला है उजैर फैज। फिलहाल इसके बारे में और क्या क्या जानकारी सामने आई है, इस बारे में और इंफॉर्मेशन पूछताछ के बाद क्या पता लगा है, जाने उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि मुंबई में सलमान के पिता सलीम खान को धमकी को लेकर एक खबर आई। स्कूटी पर बुर्के में आई महिला ने यह धमकी दी। महिला की तरफ से क्या कहा गया, महिला ने कहा लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। सलमान खान की मॉर्निंग वॉक करते समय सलीम खान के मॉर्निंग वॉक
के दौरान की यह घटना बताई जा रही है और उसी समय इस महिला ने उन्हें धमकी दी। स्कूटी पर महिला बुर्के में पीछे बैठी हुई थी। यह तस्वीर अब आपके सामने है, जहां सलीम खान की शिकायत पर बांद्रा थाने में यह मामला दर्ज हुआ है और धमकी के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। बुर्के वाली महिला की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब सवाल यह है कि सलमान के पिता को धमकी देने वाली बुर्के वाली ये महिला कौन है, क्योंकि सलमान के पिता सलीम खान को ये धमकी मिली है और मुंबई में जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उसी दौरान ये वारदात हुई। आपको बता दें, महिला उनके नजदीक आई, स्कूटी पर सवार। ये महिला की तस्वीर भी आपके सामने, बुर्के में ये महिला थी जो पीछे बैठी हुई थी। उसी दौरान महिला ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर उसने ये धमकी दी। महिला ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या? स्कूटी पर महिला बुर्का पहने पीछे बैठी हुई थी और धमकी देने के बाद महिला वहां से भाग निकली। स्कूटी का आखिरी नंबर 7444 बताया जा रहा है। मुंबई के बांद्रा थाने में मामला दर्ज हुआ है। धमकी के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर भी खबर आई है, लेकिन बुर्के वाली महिला की तलाश अभी भी जारी है। राजीव, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या बड़े खुलासे राजीव अभी तक हुए हैं, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि अब तो उनके पिता के सामने आकर एक महिला ने सीधे तौर पर धमकी देने की कोशिश की है। क्या यह सलमान को कोई मैसेज था? देखिए, पुलिस अभी तो हर एक एंगल से सुरभि जांच कर रही है, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि जो बुर्के वाली महिला थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को कोर्ट लेके जाया गया, जहां पर उनकी पेशी होनी है और उसके बाद में वहां से पुलिस उनकी कस्टडी लेगी और कस्टडी के दरमियान सारी चीज़ों का खुलासा होगा। हालांकि शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो शख्स स्कूटी चला रहा था उसका छोटा मोटा आपराधिक रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस बात की पुष्टि मुंबई पुलिस से जब मैंने खुद बात की तो उन्होंने किया। लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से अगर देखें तो लॉरेंस बिश्नोई ने जितनी भी वारदातों को अंजाम दिया है, आमतौर पर वो जो अलग अलग शहर में छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं उनको अपनी गैंग में शामिल करता है, कम उम्र के लोगों को शामिल करता है। तो ये उसका एक पैटर्न रहा है, मोडस ऑपरेंडी रहा है। ऐसे में इस बात को पुलिस सामान्य घटना बताकर जो है इसको सिरे से खारिज करने के मूड में नहीं है और इसी वजह से पुलिस ने उनकी कस्टडी की मांग करने वाली है कोर्ट में। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अब जिस तरह से पूरा घटना हुआ उससे एक मैसेज ये भी गया कि भले सलमान के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, सलमान को सिक्योरिटी मिली हुई है। जब सलीम खान रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं 8 बजे, उस दरमियान भी पुलिस कर्मचारी उनके अगल बगल रहते हैं। लेकिन अगर कोई उनके नजदीक जाना चाहे तो क्या वो जा सकता है क्या? इस घटना ने तो कम से कम इस बात की पुष्टि कर दी है। 2 लोग आते हैं स्कूटी पर, एक महिला एक पुरुष, और उसमें से एक शख्स कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या? तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय जरूर है सलमान खान के परिवार की सुरक्षा को लेकर। वहीं दूसरी घटना जो है वो सोमवार और मंगलवार की देर रात के बीच की घटना है, जहां पर एक शख्स जो है सलमान खान के कॉर्नर में एक बार नहीं 2 बार घुस गया था। उसके बाद में जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उसे पकड़ा और उसके बाद में पुलिस को हैंडओवर किया। फिलहाल उससे भी पूछताछ की जा रही है और उसको नोटिस भी दिया गया है। ठीक है, तो दोनों मामलों में अब ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन पर फिलहाल क्या आगे जानकारी साझा करती है इस पर नजर बनाए रखे। अब लॉरेंस बिश्नोई की सट्टा बाजार में एंट्री। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई से ऑपरेट होती है गैंगस्टर बिश्नोई की ऑनलाइन गेमिंग ऐप और गोल्डी बराड़ और साथ ही रोहित गोदारा को दी गई है ऐप के प्रमोशन की जिम्मेदारी। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल से ही गेमिंग ऐप की कमाई पर लॉरेंस बिश्नोई की नजर है। जांच एजेंसियों ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। हालांकि इसको लेकर अब क्या बड़ा खुलासा हुआ है, मेरे सहयोगी जितेंद्र से इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए लॉरेंस बिश्नोई की सट्टा बाजार में एंट्री को लेकर खबर आखिर है क्या। दुबई से ऑपरेट होती है गैंगस्टर बिश्नोई की ऑनलाइन गेमिंग ऐप और गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा को ऐप के प्रमोशन की जिम्मेदारी दी गई है। क्या खुलासे इस पूरे मामले पर जितेंद्र अभी तक हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों को तफ्तीश के दौरान पता चला है कि दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस वक्त साबरमती जेल के अंदर बंद है, जेल के अंदर बैठकर बाकायदा अपनी एक गेमिंग ऐप चला रहा है। इस जेल ऐप के अंदर एंट्री लॉरेंस बिश्नोई ने तकरीबन 3 महीने पहले किया है और दरअसल इस गेमिंग ऐप को दुबई से ऑपरेट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई का एकदम खासम खास एक कारोबारी जो कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का रहने वाला है। साथ ही इसी कारोबारी ने जो छोटी मोटी ऐप अपनी वहां पर चलाते थे गेमिंग ऐप दुबई के अंदर, उन सभी को एक जगह कंसोलिडेट किया और उसके बाद सारा पैसा जो लॉरेंस बिश्नोई की जो ऐप है ये गेमिंग ऐप, इसके अंदर लगवाया गया है। इसके अलावा रोहित गोदारा और एक अन्य गैंगस्टर जो गोल्डी बराड़, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई इस ऐप को प्रमोट करने के लिए। तो विदेशों से इस ऐप को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा जो उत्तम नगर का एक कारोबारी है दुबई से बैठकर इस ऐप को ऑपरेट कर रहा है, वो दरअसल पंजाब के कुछ बड़े सिंगर्स का करीबी भी है। तो लिहाजा जांच एजेंसियों को ये शक भी है कि पंजाब के सिंगर भी अपना जो पैसा है, यानी एक पूरा नेक्सस है जो ऑपरेट कर रहा है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखे जितेंद्र, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया।
पाकिस्तान की रक्षा मंत्री के 370 वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। बड़ी खबर आपको बता दें, 370 पर पाकिस्तान के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हुई। कांग्रेस पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक, राहुल भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, अमित शाह की तरफ से कहा गया। कांग्रेस और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है। कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। निश्चित तौर पे देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है सुरभि, वैसे में गृह मंत्री का ये कहना कि हमेशा पाकिस्तान की राग अलापते रहते हैं राहुल गांधी, और जो बात राहुल गांधी कहते हैं पाकिस्तान की बात कमोबेश वैसी ही होती है। बीजेपी इसको जो है प्रॉक्सी पॉलिटिकल अलायंस का नाम दे रही है। ये कह रही है कि ये छद्म राजनीतिक अलायंस है और इसकी वजह से पाकिस्तान इस तरह की बात कह रहा है। बीजेपी इसको शुरू से ही उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से 370 और 35A को रिस्टोर करने की बात अपने अलायंस में कही थी, और कांग्रेस का उसके साथ अलायंस है, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी। आज बैठे बिठाए पाकिस्तान की तरफ से उसके जब रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में तो इसका असर होगा ही, इसका असर सीधा सीधा हरियाणा में भी है, क्योंकि हरियाणा में तकरीबन 10% लोग सेना में है। सेना की टोटल आबादी का माना जाता है कि 9 से 10% लोग हरियाणा से हैं और सैनिक बल में है, और इसका सीधा असर वहां भी होता है सुरभि जी। लेकिन अब आपने क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की, असर की, उमर अब्दुल्ला फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं आपको बता दें, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के धारा 370 पर दिए गए बयान पर ही उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान खुद से मतलब रखे, हमारे चुनाव में दखल ना दे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का पाकिस्तान से पुराना गठजोड़ रहा है। सर, ख्वाजा आसिफ का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक ही पेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कौन है ना? ख्वाजा आसिफ डिफेंस, ये कौन है? पाकिस्तान। तब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना? हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदा से ये मौक़िफ़ रहा है और हम ये कहते रहे आज से नहीं कई वर्षों से कि देयर इज अ डूबियस नेक्सस बिटवीन मिलिटेंसी, टेररिज्म, separatists and the so-called mainstream parties of the Kashmir Valley and also the Congress Party which practice separatism in the garb of so-called mainstream democracy. आप स्मरण कीजिए, ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहाँ मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से, और वहाँ बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बिगड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जाकर के हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, हमने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की। राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक। पाकिस्तान और बीजेपी की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पवन खेड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका एक बयान पाकिस्तान के चैनलों पर चल रहा है और उस बयान के आधार पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 370 और 35A के मामले में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान एक ही पेज पे हैं। बयान सुन लेते पहले। बीजेपी की तरह पाकिस्तान भी एक ही राग अलापते हैं ना दोनों। मेरा बयान बड़ा स्पष्ट था। मैनिफेस्टो लॉन्च करते वक्त कर्रा साहब और मैं दोनों बैठे थे। हमने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है और हम उसको दिलवा के रहेंगे। राज्य के दर्जे की बात थी, नहीं समझ में आ रहा है इनको, कोई बात नहीं, लेकिन एक ये जुगलबंदी चल रही है पाकिस्तान और भाजपा की। हम दोवल साहब से गुजारिश करते हैं, एक दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए हमें पेगासस दे दें। हम बेनकाब कर देंगे इस साजिश को और इस जुगलबंदी को जो पाकिस्तान और बीजेपी की चलती है। जब बीजेपी को जरूरत होती है, पाकिस्तान से एक लव लेटर आ जाता है। और अब देखिए राजस्थान पुलिस की गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। कीलों का उपयोग करते हैं ताकि उनके टायर ब्लास्ट हो जाएं और फिर वो ज़्यादा भाग नहीं पाएं। देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को रोका जा रहा है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
पुलिस की लाइव रेड आप देख सकते हैं कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की लाइव रेड हो रही है। पुलिसकर्मी मौजूद हैं और यहाँ एक एक कमरे को तलाशा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि गिरफ्तार कर लिया है। रात के 2 बजे हैं और मैं पुलिस की स्पेशल टीम की गाड़ी में बैठा हूँ। पूर्व में गौ तस्करी के मुकदमों में वांटेड हैं, उनकी लिस्ट बना करके एक एक अपराधी को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। इस तरीके से आरोपी जुबैर को उसके घर से पुलिस ने अरेस्ट किया है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर गौ तस्करों का आतंक है। गौ तस्कर राजस्थान से गाय लाते हैं, तेजी से हरियाणा में घुस जाते हैं। इस दौरान गौ तस्करों के सामने कोई आता है तो उन पर फायरिंग करने और उनकी जान लेने में भी ये गुरेज नहीं करते। गौ तस्करी पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में ऑपरेशन नंदी प्रहार शुरू किया। ये ऑपरेशन खासतौर पर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र भरतपुर और दिग जिले में सबसे ज्यादा चलाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गोवंश की तस्करी हरियाणा बॉर्डर से सटे राजस्थान के मेवात इलाके से होती है। गौ तस्करी को रोकने के लिए भरतपुर और दिग जिले की पुलिस तस्करों को दबोच कर उनका नेटवर्क खत्म करने की कैसे कोशिश में जुटी है, इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से कमरे में कैद करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम हरियाणा बॉर्डर से सटे डीग इन्हीं तस्वीरों को, इस पूरे ऑपरेशन को कैमरे में कैद करने के लिए TV9 की ये टीम लाइव रेड हो रही है। ऑपरेशन के दौरान वहां पर मौजूद रही। जिले के पहाड़ी इलाके में ग्राउंड जीरो पर पहुंची पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अभियान कैसे छेड़ रखा था, TV9 भारतवर्ष के कैमरे में सर्च ऑपरेशन से लेकर पुलिस की लाइव रेड की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। अब राजस्थान में गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन नंदी प्रहार के बारे में पहली खबर जानिए, जहां राजस्थान की भरतपुर डीग पुलिस की ये कार्रवाई और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर छापेमारी को लेकर खबर आई है। छापेमारी के दौरान ही 3 गौ तस्करों को कैसे पकड़ा गया, तस्वीर आपके सामने। QRG स्पेशल टीम के साथ 30 हथियारबंद जवान यहां पर मौजूद रहे। कमरे को आप देखिए। ये भरतपुर डीग पुलिस का लाइव एंटी गौ तस्कर ऑपरेशन था। आपको बता दें यहां पर डीग जिला गौवंश की तस्करी के कुख्यात हैं। यहां से गौवंश को तस्करी कर हरियाणा ले जाया जाता है और पुलिस QRT और स्पेशल टीम ने ही डीग के पहाड़ी इलाके में शिकंजा कसा हुआ था। पहले से मिली इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही यहां पर छापे मारने शुरू हुए। जानकारी मिलते ही कि मुबा और अशरफ नाम के 2 गौ तस्कर यहां पर छिपे हुए हैं। हथियारबंद जवानों ने तेजी से इस ऑपरेशन की शुरुआत की, घरों की तलाशी ली। घरों के दरवाजे नहीं खोले तो दरवाजों को कैसे तोड़ दिया गया, तस्वीर आपके सामने है। और ये रात को करीब 3 बजे ऑपरेशन की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां TV9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्या भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। और कुछ देर बाद पुलिस को जिस तरीके से सफलता मिली, मुबा और साथी अशरफ नाम के गौ तस्करों को कैसे दबोचा गया, ये देखिए तस्वीर। वांछित हैं 2 आरोपी पुलिस ने जो है घर पर, ये ऑपरेशन नंदी प्रहार है और मैं इस वक्त खरवड़ गांव में, आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की जो रेड है, पुलिस की लाइव रेड आप देख सकते हैं कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की लाइव रेड हो रही है। और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ से देख, इस रास्ते से, ये कच्चा रास्ता है, यहाँ से निकलते हुए गौकशी के जो आरोपी हैं उनको आप देख सकते हैं कि गौकशी के आरोपी हैं, मुकदमे में ये वांछित हैं। इनके मकान में रेड मारी जा रही है और लगातार ये रेड, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की जो टीम है यहाँ दबिश दे रही है। यहाँ भी पुलिस की टीम को जो है कुछ नहीं मिला, हथियारबंद जवान हैं वो सभी आप देख सकते हैं सामने की। ये तस्वीरें देखिए आप, सामने की तस्वीरें कि जो है छत पर भी हैं पुलिसकर्मी मौजूद हैं और यहाँ एक एक कमरे को तलाशा जा रहा है। और एक एक कमरे को आप देख सकते हैं कि जवान ऊपर पहुंच चुके हैं और हथियारबंद जवान इस पूरे मकान को घेर लिया है। और जो 3 आरोपी थे गौकशी के वांछित आरोपी हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे घर को जो है छाना जा रहा है। और पुलिस को जो सूचना मिली थी, उस सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुँची है और यहाँ एक एक कमरे को खंगाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक एक कमरे को यहाँ खंगाला जा रहा है और आरोपी कहाँ हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें देखिए आप, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर हम। एक और गली में ये सर्च ऑपरेशन है पुलिस का लगातार जारी है और आप देख सकते हैं मकानों पर रेड डाली जा रही है। किस तरीके से जो आरोपी हैं, जो आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की जो टीम है
क्यूआरटी के जवान हैं, स्पेशल टीम के जवान हैं, वो घर के कमरे को एक एक कमरे को तलाश रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कासिम है, यानी कि जो मुख्य आरोपी है कासिम, वो कई महीनों से वांछित है। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए कि गिरफ्तार कर लिया है और गौ तस्करी के लिए। ये पहले से भी कई मुकदमों में था और अभी ये आप देख सकते हैं कि ये आरोपी है, सोते समय पुलिस ने उठाया है और वांछित गौ तस्कर है। ये आप देख सकते हैं, वांछित गौ तस्कर है। ये कौन है और कितने सर? मुबारक हो मुब्बा, ये गौ तस्करी में वांछित है, जो अभी पकड़ा है हमने। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये आप देखिए एक और आरोपी, ये कौन है आरोपी? पूरा नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अशरफ, मेरा नाम है अशरफ। अशरफ क्या करते हो? कुछ ना कर साहब, काम करना। गौ तस्करी में कब से? नहीं, कुछ नहीं साहब। बने सिंह जी, ये मना कर रहे हैं, ये नाम गलत बता रहे हैं। क्या सही तरह से शांति से इसको पूछताछ की जाएगी। इसे कितने क्या आरोप है इन पे गौ तस्करी का आरोप है। ये संदिग्ध है और कई बार ये जेल जा चुके हैं। ये आप बता सकते हैं। ये अशरफ बिल्ली है, जो सैमला कला गांव है, थाना जालूकी में, और ये पूर्व में भी जेल जा चुका है गौ तस्करी के मुकदमों में। और अब लाइव रेड की दूसरी तस्वीर देखिए, क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक स्पेशल टीम ने यहां जुबैर नाम के गौ तस्कर के घर पर धावा बोला। जिस समय ये रेड पड़ी उसी समय जुबैर सोया हुआ था। सोए हुए जुबैर को उठाया गया, फिर उसे हथकड़ी पहना दी गई। कैसे, देखिए तस्वीर। ये एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं रेड की। आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी जुबैर को उसके घर से पुलिस ने अरेस्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। और ये जो पुलिस की जो टीम है, ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो रेड की जो कार्रवाई है लगातार जारी है। और ये जो आरोपी है जुबैर, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गौ तस्कर है। ये कितने केस हैं इसके ऊपर? ये गौ तस्करी में लिप्त है। हरियाणा राजस्थान कभी भी एक भी केस ना मेरे ऊपर कहीं। सुल्तान जी आप बताइए कितने केस हैं? जुबैर पुत्र रोजदार है, ये गौ तस्करी के हमारे मुकदमे में वांटेड है और पूर्व में भी इस पे कई मुकदमे रहे हैं पहले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो रेड है वो लगातार जारी है। तीसरे आरोपी जुबैर को पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके घर से उसे उठाया है जुबैर को। खुद SHO यहाँ मौजूद हैं। सर, ये एक और आरोपी को जो है अरेस्ट किया है। हाँ, ये सातिर गौ तस्कर है और ये झूठ बोल रहा है कि मैं कहीं से वांटेड नहीं हूँ, जबकि ये हमारे रिकॉर्ड में वांटेड है। हाँ। क्या नाम है सर इसका? जुबैर नाम है, जुबैर। क्या आरोप है इस पर? कितनी गौकशी का आरोप है? अब ये अनुसंधान का विषय है कि इसके खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज हैं पूर्व के। अब ये तो जांच का है। बाकी ये गौ तस्कर है, सातिर गौ तस्कर है। गौ तस्कर गाड़ियों से गायों की तस्करी करते हैं। ज्यादातर सुनसान रूट का ही इस्तेमाल करते हैं और खतरा आने पर गौ तस्कर अपनी गाड़ी से किसी को रौंदने में भी समय नहीं लगाते हैं। ऐसे में पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी की। कीलों का कैसे जाल बिछाया गया, वही तस्वीर आपके सामने, क्योंकि कीलों का जाल बिछाया गया ताकि भागते हुए गौ तस्करों की गाड़ी कीलों की वजह से पंचर हो। संवाददाता ध्वज आर्य की ये रिपोर्ट भी देखिए। ये राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे। और यहाँ किस तरीके से गौ तस्करों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी पुलिस के द्वारा की जाती है, पुलिस की स्पेशल टीम है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क पर जो है लोहे की कीलें बिछाई गई, यानी कि तेज़ रफ्तार में जब गौ तस्कर जब भागते हैं गाड़ियों को लेकर, पुलिस जब उन्हें पकड़ नहीं पाती है तो उसके बाद में आगे जब पुलिस की नाकाबंदी होती है तो इस तरीके से ये कीलें जो आप देख सकते हैं कि ये कीलें बिछाई जाती हैं तुरंत। और ये कीलें पुलिस की हर गाड़ी में मौजूद रहती हैं। आप ये जो कीलों का प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि जो रफ्तार होती है, कितनी तेज़ रफ्तार होती है ये? क्योंकि गौ तस्करों की जो गाड़ियां हैं बहुत तेज़ रफ्तार से आती हैं। उनको हम अगर हमारी गाड़ी लगा के आगे रोकें तो हमारी गाड़ी में भी वो टक्कर मार देते हैं। इसलिए हम इन कीलों का उपयोग करते हैं ताकि उनके टायर ब्लास्ट हो जाएं और फिर वो ज़्यादा भाग नहीं पाएँ। फिर टायर उनके फूट जाने के बाद हम उनका पीछा करते हैं और उनको पकड़ते हैं। ये जब टायर जब फूटते हैं तो गाड़ी कई बार जो ऐसी घटनाएं भी सामने आई कि गाड़ी पलटी भी है उनकी। हाँ बिल्कुल, उनकी रफ्तार तेज़ होती है 100 सवा से पे, और वो एकदम जब गाड़ी ब्लास्ट होती है तो 1-2 बार गाड़ी पलट भी गई।